ओके, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। और ये है पेपर अगला जो कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं हर बार की तरह कि आरआरबी के हम ग्रुप डी के पेपर एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। और ये है पेपर नंबर 13 जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके पहले 12 पेपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि 2/11/2018 को ये पेपर हुआ था, ओरिजिनल पेपर है और हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी बात, जैसे कि थंबनेल पे कुछ नए लोगों ने देख लिया होगा, यहाँ पर हम रीजनिंग का पेपर ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को और बड़ा कर देता हूँ। यस, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है, पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न पांचों अक्षरों को क्रमशः ए बी सी डी और ई में चिन्हित किया गया है, जिसमें से 4 में किसी प्रकार की समानता है जबकि एक अक्षर अन्य चारों से भिन्न है। भिन्न अक्षर का चयन करो। अब हर बार की तरह एक बार आप भी क्या करो, पूरे वीडियो को 1 मिनट के लिए रोको, अपने मन से करो और फिर आंसर देखना, ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। अब देखो यहाँ पर जो अक्षर है वो है बी, वाई, एफ, जेड और ए। तो सीधी सी बात है, ये पकड़ में आ जाएगा कि ए जो है वो स्वर है, यानी कि क्या है, वॉवेल है। इस वजह से ये बिल्कुल अलग है दूसरों से। इसीलिए देखो यहाँ पर आया है तीसरे नंबर पे, ऑप्शन पे ई जो है ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन को ही हम करेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस वेन आरेख का चयन करो। प्रश्न में दिए गए तीनों वर्गों के बीच संबंध को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है। और वो 3 शब्द क्या हैं, पेन, स्टेशनरी और पेंसिल। क्या कहा मैंने, पेन, स्टेशनरी और पेंसिल, ये लिखे हुए हैं। अब ध्यान दो कि यहाँ पर पेन और पेंसिल दोनों जो है वो स्टेशनरी का हिस्सा है, लेकिन अपने आप में अलग अलग है, इसलिए ये अलग अलग गोले बन जाएंगे। और ये बड़ा गोला ये दोनों को अंदर कवर करेगा। तो ये हो गया स्टेशनरी, ये हो गया पेन और ये हो गया पेंसिल। इस प्रकार से इसमें जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बी, वो एग्जैक्ट सही आंसर है। देखो यहाँ पर चौथे ऑप्शन पे आपको डी ऑप्शन सही दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में कहा गया है दी गई आकृतियों में अन्य से भिन्न आकृति का क्या करिए, चयन करिए। अब आप इन आकृतियों को गौर से देखिए, मन से ट्राई करिए और फिर एक्सप्लेनेशन को देखिए। तो यहाँ पर ए हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 लाइन दिख रही है, यहाँ 4 लाइन दिख रही है, यहाँ पर आपको 2, 3 और 2 5 लाइन दिख रही है। बीच में आपको ये क्रॉस वाली लाइन सभी में दिखाई दे रही है, ये तो आखिरी में भी दिखाई दे रही है। लेकिन आपको यहाँ पर 3 आकृतियों में सर्कल नहीं दिखाई देगा और चौथी आकृति में सर्कल दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर तीसरा यानी कि जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा शानदार प्रश्न है, प्रश्न और कथन पे आधारित प्रश्न है। और इसको फिर मैं कह रहा हूं, अपने मन से करने की कोशिश करो और फिर एक्सप्लेनेशन देखो। क्या है, एला के पास 3 अलग अलग रंगों के 10 कपड़े हैं, यह बताएं कि उसके पास हरे रंग के कितने कपड़े हैं। ऐसा कहा गया। तो पहली बात तो 3 रंग बोले गए हैं, जिसमें से एक रंग हरा है और 2 और कलर के कपड़े हैं। इस प्रकार से टोटल मिलाकर के 10 कपड़े हैं। कहा गया है एक लाल चादर है, यानी कि एक कलर रेड हो गया, इसमें हम ये मान लेते हैं। नीले कपड़ों की संख्या लाल कपड़ों की संख्या से तिगुनी है, तो इसका मतलब एक कलर ब्लू भी हो गया। तो इसका मतलब यदि अभी तक जो हमने पढ़ा है कथन में, उसके आधार पे हमें 3 कलर मिल गए हैं, एच, बी और आर। यानी कि एच के लिए मैंने हरा बोल दिया, बी के लिए ब्लू और आर के लिए रेड। तो यहाँ पर 3 कलर ये हो गए। अब मैं जैसे ही तीसरा कथन पढ़ता हूं, हरे रंग के कपड़े और काले कपड़ों की संख्या बराबर है। जैसे ही मैं ये पढ़ता हूं तो यहाँ पर कंफ्यूजन आ गया, आप लोगों को आया होगा, क्योंकि उसने प्रश्न में ये कहा है कि 3 अलग अलग रंगों के कपड़े हैं, जबकि उसने यहाँ पर कह दिया कि काले रंगों की संख्या। इसका मतलब इसने ब्लैक एक और कलर जो है वो ले लिया। इससे ये क्वेश्चन जो है वो नामुमकिन हो गया करना, क्योंकि वो प्रश्न में 3 कलर बोल रहा है और कथन में 4 कलर दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे नीचे लिखा है फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन दिस क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। यानी कि इस क्वेश्चन में जो है वो
एक प्रकार की मिस्टेक हो गई है एग्जामिनर के द्वारा और इस वजह से इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट के लिए छोड़ दिया गया है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्यों नहीं दिया जा सकता। ध्यान से समझिए, यदि यहाँ पर भी नीले रंग होता, इस बात को समझिएगा एक सेकेंड, यहाँ पर भी यदि नीला रंग होता, मैं इसको साफ कर रहा हूं, देखो यदि इसके अंदर नीला रंग होता तो मैं आपको बताता कि ये कैसे सॉल्व हो सकता था। तो यहाँ पर ध्यान दो कि ये 3 हो गए, टोटल मिला के 10 कपड़े हैं यहाँ पे, एक लाल चादर है, मतलब यदि लाल चादर एक हो गई तो हमने ये समझ लिया कि एक लाल चादर है। नीले कपड़ों की संख्या लाल कपड़ों की संख्या से तिगुनी है, यानी नीले और लाल यहाँ पर 2 कलर बोले गए थे। नीले कपड़ों की संख्या लाल कपड़ों की संख्या से तिगुनी है, तो यदि एक लाल है तो 3 कपड़े कौन से कलर के होंगे? ब्लू कलर के, क्योंकि कहा है नीले कपड़ों की संख्या। अब टोटल कितने हो गए हैं यहाँ पर? 4 कपड़े। बचे कितने कपड़े हैं? 6 कपड़े। इसमें बचे कपड़े कितने हैं? यानी कि 6। अब इसमें कहा गया है हरे रंग के कपड़े और काले कपड़े, काले की जगह यदि यहाँ पर नीला होता तो यहाँ हम पढ़ते हरे रंग के कपड़े नीले कपड़ों की संख्या बराबर है। तो इस आधार पे यहाँ पर देखने वाली बात है कि उसने कहा हरे और नीले, यदि नीले कहा होता तो उनकी संख्या बराबर है। यदि आप इनकी संख्या बराबर मानते तो जितने ये 3 है उतने ये 3 होने चाहिए थे। उसके अनुसार 3 और 3 6 और एक 7 कपड़े बनते हैं, फिर भी ये सॉल्व नहीं हो रहा था। तो इसको आपको समझना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में ही जो है वो गलत करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन पे आ गए हम। कथन दिया गया है और कथन का एक तर्क है। जब भी कथन और तर्क आता है तो आपको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है और हमेशा इस बात का याद रखना है कि हमेशा तार्किक बात यानी कि जो प्रैक्टिकल चीज है वही सही होगी। आपका क्या विचार है? ये सही नहीं होगा। क्या अलास्का स्टेट लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? ये कथन है, तो इसका तर्क क्या होगा? वो न्याय संगत होना चाहिए, यानी कि वो ऐसा होना चाहिए जो व्यवहारिक भी है। तर्क है हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल बात है कि हाँ, सरकारों को जुए पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इसलिए कथन में लिखी बात जो है उसके लिए पहला तर्क सही लगता है। दूसरा, नहीं, इससे सरकार को लॉटरी के माध्यम से होने वाले राजस्व की हानि होगी। ऑब्वियसली हानि होगी, लेकिन इससे एक जो एथिकल तर्क होता है ना, एथिकल जो लॉजिक होता है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। आपको एथिक्स का भी ध्यान रखना है, यानी कि नीयत का भी ध्यान रखना है इस बात में। ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आपका आंसर मैंने बताया नहीं, वैसे इसका आंसर क्या हो गया? केवल एक तर्क प्रबल है, ये दिख भी रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलेंडर पे ये क्वेश्चन है, 29 मार्च 2008 को कौन सा दिन था? अब एग्जामिनर क्या करता है? मैक्सिमम टाइम लीप ईयर लेता है। तो इसको करने का प्रोसेस क्या है? डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7, ये कॉन्सेप्ट होता है। डेट यानी ये लिखी हुई है 29 प्लस मंथ। अब मंथ की कोडिंग आपको मालूम होनी चाहिए। मंथ की कोडिंग जो मार्च की होती है वो 4 होती है, 4 होती है। इसके बाद में 2008 के लिए हम 1900 से शुरू करते हैं, 1900 के आगे गिनना शुरू करते हैं, तो 2008 तक आते आते टोटल 108 साल हो जाएंगे। 108 सालों में लीप ईयर कितने आए? 108 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8, बच गया 2 4 7 28। 27 लीप ईयर आए थे, डिवाइड कर दो 7 से, 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 और 9 28 की 8 हासिल का 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 1 हासिल, 1 यहाँ पर पहले का है। 168 डिवाइडेड बाय 7, 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया, रिमेनिंग आया 0। और जब भी रिमेनिंग 0 आता है तो उसका कोडिंग होता है शनिवार। तो शनिवार इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना का ध्यानपूर्वक पढ़ो और प्रश्न का उत्तर दो। स्मिता मनीषा से बड़ी है, ये बोला गया, तो मैंने कहा कि ये आ गई स्मिता और ये मनीषा से बड़ी है, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया मनीषा। मनीषा, तो स्मिता मनीषा से बड़ी है, स्मिता को ऊपर रखा, मनीषा को नीचे की तरफ रखा।
धान्या मनीषा से बड़ी है परंतु स्मिता से छोटी है। यानी स्मिता से छोटी है धान्या, तो यहाँ आ जाएगा। और मनीषा जो है धान्या जो है मनीषा से बड़ी है और स्मिता से छोटी है। ध्यान से समझना, धान्या जो है मनीषा से बड़ी आ गई, देख लो ये आ गया, और स्मिता से छोटी आ गई, ये देखो बीच में आ गया। आगे कहा गया करुण्या रम्या और मनीषा से छोटी है। अब ध्यान दो कि करुणा के बारे में बोला गया है कि वो रम्या और मनीषा से छोटी है। कितनी छोटी है ये नहीं बताया गया, इसलिए पूरा पढ़ो आगे तक। मनीषा रम्या से बड़ी है। अब ध्यान दो, मनीषा जो है वो रम्या से बड़ी है, तो रम्या जो है यहाँ आ जाएगा। और फिर ध्यान दो, यहाँ कहा गया कि करुणा रम्या और मनीषा से छोटी है, यानी करुणा जो है वो यहाँ पर सबसे छोटी हो जाएगी। ये बन गया क्रम। अब इसके बाद प्रश्न पूछा गया इन पांचों में से किसकी आयु सभी के ठीक मध्य में आती है। तो ये 5 है, मध्य में मनीषा आ रही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मनीषा। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे, नहीं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन रह गया, एक सेकंड, यस। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा गया है कि मनुष्य स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है, यानी मैमल। स्तनपायी का मतलब मैमल। मनुष्य जो है स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप किस चीज से संबंधित है, जंतु, कीट, सरीसृप और उभयचर। तो ऑब्वियसली सांप जो होते हैं वो सरीसृप होते हैं। जैसे मनुष्य स्तनपायी होते हैं वैसे ही सांप जो है वो सरीसृप होते हैं, यानी रेंगने वाले प्राणी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कथन और धारणा पर। कथन आपके द्वारा बोली गई बात है और धारणा आपका विचार है। अब आप यदि ये कह रहे हो कि नैतिक आचार बचपन से ही सिखाए जाने चाहिए, ध्यान दो मेरी बात को, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि हमेशा कथन जो बोला जाएगा वो आपका विचार पहले आएगा और कथन बाद में आएगा। फिर से समझो मेरी बात, यहाँ पर कथन में कहा गया नैतिक आचार बचपन से ही, आचार यानी कि कौन सा आचार, विचार वाला। आचार बचपन से ही सिखाए जाने चाहिए, यानी कि जो अच्छी आदतें हैं, अच्छी बातें हैं, बचपन से सिखाई जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ये बोलेगा तो क्या उसकी धारणा यानी उसका क्या विचार बोलते वक्त ये रहेगा कि नैतिक शिक्षा के लिए बचपन उपयुक्त आयु है, यानी बचपन में ऐसी बातें सिखाना बहुत अच्छा होता है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कथन में भी ये कहा गया है कि नैतिक आचार बचपन से सिखाना चाहिए। ये आपका विचार, आप इस बात को समझिए कि आपको क्या सोचना है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इस बात को देखो कि वो बात कथन में लिखी गई है कि नहीं। तो कथन में बचपन से सिखाए जाने की बात है और धारणा में भी आया है कि नैतिक शिक्षा के लिए बचपन उपयुक्त है, इसलिए ये सही है। अगला है बच्चे बड़े उम्र में विचारों को स्वीकार नहीं करते। ऐसी कहीं पर भी कथन में बात नहीं कही गई है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी धारणा है वो कथन का ही हिस्सा होनी चाहिए और किसी तरीके से अलग बात नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये बात कहीं से भी कथन में नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए इसका सही आंसर आ जाएगा पहला, केवल अवधारणा एक अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है प्रश्न और कथन पर आधारित। तो प्रश्न क्या है, एम, एन, ओ और क्यू में से कौन सा बैग सबसे भारी है। अब आपको 2 कथन दिए गए हैं, देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने कथन की जरूरत है। एम सबसे हल्का है, तो यहाँ पर सिर्फ ये बोला गया कि एम सबसे हल्का है, ये नहीं बताया गया कि और क्या जानकारी है। तो इसका मतलब एक कथन तो हमने पढ़ लिया। अगला कथन, क्यू का वजन एन और ओ दोनों के वजन से 3 गुना है। प्रश्न में कहा गया कि जो क्यू का वजन है वो एन और ओ दो हम ले लेंगे, यदि दोनों को यदि हम ले लेंगे एन और ओ को, तो उनका जो टोटल वजन है, क्यू का वजन इन दोनों के वजन का 3 गुना है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि एम, इन दोनों कथन के आधार पे, यदि एम सबसे हल्का है और क्यू का वजन इन दोनों वजन से भी 3 गुना ज्यादा है, तो इसका मतलब जो है क्यू सबसे भारी है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको दोनों कथनों की आवश्यकता होगी, इसीलिए यहाँ पर सही आंसर आएगा कथन 1 और 2 दोनों एक साथ में क्या है, पर्याप्त हैं। समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th क्वेश्चन है। मैं आपके लिए थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूं
जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे सके कि मैं अब आपको क्या दिखाने वाला हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर कहा गया है कि उपयुक्त चित्र इन चारों में से किसी एक चित्र में सन्निहित है। ये जो डायग्राम आपको अधूरा सा दिया गया है, ये इन नीचे वाले 4 डायग्राम में किसी एक का हिस्सा है। तो वह चित्र जिसमें उपरोक्त चित्र निहित है कौन सा है। आपको पता करना है कि ये वाली जो डायग्राम है, ये जो आकृति है, ये किस में दिखाई दे रही है। तो आप एक को जरा गौर से देखो। पहली बात तो ये प्लस बनता दिखाई देना चाहिए। देखो मैं इसको थोड़ा पूरा बना देता हूँ तो आपको इमेजिन अच्छा हो जाएगा। ये प्लस बनता दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर कहीं पर प्लस बनता दिखाई दे रहा है? नहीं बन रहा है। आप इस आकृति को देखो, कहीं पर प्लस बनता दिखाई दे रहा है? और प्लस ऐसा दिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। सी आकृति को देखो कहीं दिख रहा है प्लस बनता? नहीं दिख रहा है। डी आकृति को देखो, डी आकृति को देखोगे, ध्यान दोगे यदि, तो आपको मैं बना के बताता हूं। और वो भी थोड़ा सा मैं इस पेन का, यस, मैं थोड़ा चेंज कर दिया है यहाँ पर थिकनेस। देखो मैं बना के बताता हूँ। ये देखो, ये गया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर ऊपर गया है। ये देखो ऊपर गया है, फिर ऊपर गया है, ये यहाँ से यहाँ गया है और यहाँ से यहाँ जाके ये बन गया प्लस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्लस दिखाई दे गया होगा जो मैंने अभी आपको बना के बताया है। इसका मतलब इसकी आंसर सही आएगी डी, और ये डी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कौन सी संख्या इस जगह पर आएगी। तो यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है, 1 3 6 10। 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 आएगा। अब मेरी बात ध्यान देना, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 2, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तो अगले में क्या जोड़ेंगे, 5, और 10 और 5 क्या होता है, 15। अरे भाई 10 और 5 15 होता है, और 15 इसका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन पे दिख रहा है आपको। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, अब ये क्वेश्चन में मैं आपको क्या कह रहा हूँ, उपरोक्त अनुक्रम के आधार पर अनुपस्थित पद ज्ञात कीजिए। ये देखो, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है अनुपस्थित पद है। आपको एक एक ऑप्शन को इसमें क्या करना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, और उसके आधार पे फिर आपको क्या है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सही करना पड़ता है। पैटर्न मैच होना चाहिए। अब मैंने पहला ही ऑप्शन लिया, मान के चलो, इस खाली जगह पे मैंने पहले बी रखा, फिर यहाँ पर खाली जगह पे ए, फिर ए और फिर ए। तो मैं पैटर्न देखता हूँ, ए बी, ए ए बी, ए ए बी, ए ए बी और फिर ए। तो मुझे ये थोड़ा जस्टिफाई लगा, यानी कि हाँ सही लग रहा है। फिर मैं जरा दूसरा एक बार ट्राई कर लेता हूँ। इनको सबको मिटा करके अब मैं दूसरा ऑप्शन जो है वो ट्राई करके देखता हूँ कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो दूसरा ऑप्शन में क्या कहा है, बी ए, तो ये आ गया बी ए बी ए। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ, ए बी, ए बी, ए बी, बी ए। तो ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर बी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यदि पैटर्न बन रहा है ए बी का तो यहाँ पर भी ए आना चाहिए था। तो मैंने जैसा कहा आपको कि आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको इसका आंसर सीधे बता देता हूँ, क्योंकि इसका आंसर जो है वो आएगा पहला वाला। इसीलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि मैं आपको तर्क क्या बता रहा हूँ। तर्क समझना जरूरी है इस प्रकार के क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। एक कूट भाषा में GEL को क्या कहते हैं, 2022-15। तो KITE को क्या लिखेंगे। तो ध्यान दो, यदि आप मेरे सभी पेपर को शुरू से देखते आ रहे हो तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अल्फाबेट्स के नंबर आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, GE और L, यहाँ पर कोडिंग जो लगाई गई है वो पीछे से लगाई गई है। कैसे, G जो होता है वो कोडिंग में आगे से जो है वो कौन से नंबर पे होता है, 7वें, लेकिन पीछे की तरफ से वो कौन से नंबर पे होता है, 20वें। ई जो है आगे से 5वें नंबर पे होता है, लेकिन पीछे से 22वें नंबर पे। एल जो है आगे से जो है वो 12वें नंबर पे होता है, लेकिन पीछे से कौन से नंबर पे होता है, 15वें नंबर पे होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी कि ये 20 22 15, देखो 20 22 15 बन गया। अब आप पता कर लो KITE को क्या कहेंगे। तो ध्यान देना कि KITE में के जो है वो पीछे आएगा, यानी कि 16वें नंबर पे पीछे से आता है। फिर आई जो है वो 18वें नंबर पे आता है, और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो ये 7वें नंबर पे आएगा और ये 22वें नंबर पे आएगा। तो इसका सही आंसर आ गया यहाँ पर चौथा, ये देख सकते हो आप, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा।
यहाँ लिखा हुआ भी है। तो आप नंबर्स को याद करके चलो, मैंने आपको जैसे बताया है हमेशा नंबरों से बहुत तेजी से काम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, हम आ गए हैं। वंदना और कृष्णा विपरीत दिशा में चल रहे थे। अगर वंदना दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है, तो पहले तो आपको सीधी लाइनें खींच करके, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, यानी कि ये रहा पूर्व, और पूर्व में पूरा लिख देता हूं, और ये हुआ दक्षिण। दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा आएगी, ये दिशा आएगी दक्षिण पूर्व। तो वंदना दक्षिण पूर्व की तरफ चल रही थी, तो कृष्णा किस दिशा में जा रही थी, हमको पहले ही बोला गया वंदना और कृष्णा विपरीत दिशा में जा रही है, यानी कि विपरीत दिशा ये हो जाएगी कृष्णा की। और ये दिशा कौन सी होती है, ऊपर उत्तर, नीचे पश्चिम, तो बीच में आ जाएगा उत्तर पश्चिम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन, उत्तर पश्चिम। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 49। यहाँ पर आंसर मैंने लगा के रखा हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ सके। क्या कहा गया है यहाँ पर, पे को रिसीव कहते हैं। पे का मतलब देना होता है, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, यानी कि यहाँ पर विपरीत शब्दों को एक दूसरे से जोड़ा गया है। तो पे का संबंध किससे बताया गया है, रिसीव से। उसी प्रकार से वॉश का संबंध विपरीत क्या होगा, तो वॉश का मतलब होता है सफाई या साफ या फिर सफाई करना। इसका विपरीत शब्द यहाँ पर सॉइल, यहाँ पर आप देख सकते हो पहला ही आंसर आ रहा है। और वो क्यों मैंने बताया, क्योंकि सॉइल का मतलब आप बोलोगे सर ये तो मिट्टी होता है, लेकिन यदि आपको वो कैब अच्छे से आपकी है तो आप बताओ, आप समझोगे कि सॉइल का मतलब गंदगी भी होता है। तो वॉश का मतलब साफ होता है, तो सॉइल का मतलब गंदगी होता है, ये बात याद रखना है। ड्रेंच का मतलब जो होता है वो होता है भारी बारिश। नीट का मतलब साफ, और क्लीन का मतलब भी क्या होता है, साफ होता है। आगे बढ़ते हैं, मैंने बता दिया आपको कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसके लिए थोड़ा छोटा स्क्रीन करता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे सके। यस, ये आया प्रश्न, और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। हाँ, इतने पे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया, अगली आकृति कौन सी होगी, इस क्वेश्चन मार्क की जगह। तो आपको यहाँ पर 3 आकृतियों से पहचानना है। आप एक एक चीज को एक एक बार लीजिए और फिर इस प्रकार से आगे बढ़िए। देखिए मैं सबसे पहले ये लेता हूं ओम वाली चीज। तो यहाँ ओम वाली चीज कहां पर आई है, देख सकते हो आप, इस जगह पर आई है। फिर ये नीचे की तरफ खिसक गई है, यहाँ आई है, और फिर ये बाजू में खिसक गई है, यहाँ आई है। तो अब जो है वो अगली आकृति में कहाँ आनी चाहिए, इस जगह पर। अब देख सकते हो कि अगली आकृति में वो यहाँ पर है कहां पर। तो ए ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा, मतलब ए आंसर नहीं हो सकता। बी में भी नहीं दिख रहा, मतलब बी भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से एलिमिनेट करके आप अपनी जो है वो काम की सरलता बढ़ा देते हो। अब आपको सिर्फ सी और डी को देखना है। सी में देखोगे तो दिखेगा और डी में भी दिखेगा, मतलब इस आकृति से अभी आपको मदद नहीं मिलेगी, आपको अगली आकृति जानी पड़ेगी। इसने आकृति ने इतना मदद कर दिया कि ए और बी आंसर नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आकृति लेता हूं ये प्लस माइनस की। देखो ये प्लस माइनस की आकृति क्या कह रही है कि यहाँ पर प्लस माइनस 2 बार आया, फिर ये प्लस माइनस ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ पर सिंगल आया है, ये बात याद रखना, सिंगल प्लस माइनस हो गया है। फिर ये आकृति में आगे की तरफ बढ़ गया है और इस जगह पर आया है और ये फिर डबल हो गया है। मतलब ये हो क्या रहा है, 2 बार प्लस माइनस, फिर 1 बार प्लस माइनस, फिर 2 बार प्लस माइनस। तो अगली आकृति में ये नीचे की तरफ आ जाएगा और नीचे की तरफ सिंगल प्लस माइनस आएगा। अब ये देख लो कि इस जगह पर सिंगल प्लस माइनस कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डबल आया है, इसका मतलब ये सी भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर बच गया कौन सा, डी। इस प्रकार से एलिमिनेट करते हुए आप आंसर ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कथन और निष्कर्ष पर आधारित ये प्रश्न है। प्रश्न है कुछ मोर गोरैया हैं। अपने मन से पहले कोशिश करो, उसके बाद में लॉजिक समझने की कोशिश करना। कुछ मोर गोरैया हैं, तो मैंने कहा ये आया मोर, और कुछ मोर गोरैया है तो कुछ का डायग्राम ऐसे बनेगा, ये हो गया। इसके बाद में कहा गया कुछ गोरैया कौवा नहीं है, तो यहाँ पर ये बन गया कौवा, और ये कुछ गोरैया नहीं है तो मैंने ये छोटी सी यहाँ पर बिंदी बनाई, आगे इसको बढ़ाया और ये बनाया कोई नहीं। तो ध्यान देना, जब भी आपको ये ऐसा कथन आता है कुछ गोरैया कौवा नहीं है या कुछ नहीं है वाली बात, तो आपको इस तरीके से एक गोला बनाना है, बाहर की तरफ फिर ले जाकर के क्रॉस करना है। ये होता है कुछ नहीं वाला डायग्राम। आगे अब निष्कर्ष देखते हैं डायग्राम के अनुसार कौन सा सही कौन सा गलत। कुछ गोरैया मोर है, तो देखो यहाँ पर ये वाला हिस्सा देख सकते हो,
जहां पर कुछ गोरैया मोर दिख रही हैं, यानी कि ये पहला सही हो गया। दूसरा, कुछ कौवे मोर हैं, तो ये रहा मोर और ये रहे कौवे, इनका कोई संबंध डायग्राम में दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये गलत हो गया। इसका सही आंसर आ जाएगा, केवल एक निष्कर्ष अनुकरण करता है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पर है, कथन और निष्कर्ष। अब यहाँ पर जो है, पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह पता लगाएं कि निष्कर्ष सत्य है या असत्य है। आपको निष्कर्ष को सत्य या असत्य बताना है कथन के आधार पर। तो पहले इसको अच्छे से पढ़ लो, मन से करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको तर्क बताता हूं। कथन में कहा गया, कुछ छात्र अंग्रेजी में कमजोर हैं। तो ऐसा कहा गया है कि कुछ छात्र हैं जो अंग्रेजी में क्या है, कमजोर बताए गए हैं। फिर कहा गया है, वे सभी जो अंग्रेजी में कमजोर है गायक हैं। अब यहाँ थोड़ी सी लॉजिकल बात को आप समझिएगा। कहा गया है कि कुछ छात्र ऐसे हैं, तो यदि मैं इसको थोड़ा डायग्राम से बताने की कोशिश करूं, तो यहां पर मैं डायग्राम से यदि आपको बताऊं, तो यहां पर कहा कुछ छात्र अंग्रेजी में कमजोर हैं। तो ये मैंने कुछ वाला डायग्राम बनाया कि ये वो छात्र हैं और ये है अंग्रेजी, और ये वो कुछ छात्र हैं जो कमजोर हैं अंग्रेजी में। अब ये कहा गया कि वे सभी जो अंग्रेजी में कमजोर हैं, तो ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये हिस्से के बारे में बात हो रही है कि ये जो छात्र जो इतनी जगह में आ रहे हैं, ये गायक हैं। ये इनको क्या कहा गया कि ये गायक है। अब निष्कर्ष क्या हम निकालें कि कुछ गायक अंग्रेजी में कमजोर हैं। तो आप डायग्राम से देख सकते हो कि ये जो गोला मैंने मारा है, इतनी जगह जो है वो गायकों वाली भी मैंने बोली है कि वो गायक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम कहेंगे निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि निष्कर्ष में जो बोला है वो बिल्कुल सत्य है। कुछ गायक अंग्रेजी में क्या है, कमजोर हैं, क्योंकि मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया कि ये वो जगह है। फिर से समझ लो, यदि डायग्राम छोटा दिख रहा हो तो ये देख लो, ये आ गया छात्र, ये कमजोर हैं अंग्रेजी में, कौन से, इतने छात्र, और इतने ही छात्र जो हैं वो आगे बोला गया कि जो अंग्रेजी में कमजोर हैं वो गायक हैं, यानी कि इतनी जो जगह है ये गायकों की है। तो निष्कर्ष क्या है, कुछ गायक अंग्रेजी में कमजोर हैं। हाँ, तो ये जो गायक जगह है, यही तो बात बोली गई थी कि ये अंग्रेजी में क्या है, कमजोर है। तो संभवतः नहीं, निश्चित रूप से ये बात सत्य है जो निष्कर्ष में बोली गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर है 11, 13, 17। अच्छे से गणित पढ़ा है तो पकड़ लोगे कि बाकी बची हुई संख्याएं भी अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। तो 11, 13, 17 के बाद आता है 19 और फिर 23। बड़ा ही सरल प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं थी, इसका आंसर आ जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है वही बात मैं जो बता रहा हूं, कथन और धारणा पर। कथन आपके द्वारा बोली गई बात है, धारणा आपने जो बोला है उसके पहले आया हुआ मन में विचार है। यदि आप ये बोल रहे हो कि डॉक्टर ने रोगी को चेतावनी दी कि अगर वह स्वस्थ जीवन जीने और फेफड़ों की बीमारी से मुक्त होना चाहता है तो उसे धूम्रपान छोड़ना होगा। धारणा क्या है, धारणा ये है, यदि रोगी सहयोग करता है तो डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि तुम्हें स्वस्थ जीवन जीने और फेफड़ों की बीमारी से मुक्त होना है तो तुम्हें धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा। यानी कि रोगी सहयोग यदि करता है धूम्रपान छोड़ने में तो डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज कर पाएगा, तभी तो सलाह दे रहा है। ये बात हमें कथन से पता चली, ये विचार हमें कथन से पता चला। अगला, रोगी डॉक्टरों की सलाह मान सकता है और धूम्रपान छोड़ सकता है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि ऐसी कोई बात तो कथन में दिख नहीं रही है। अब मेरी बात तो सुनिए, डॉक्टर कोई हवा में तो बात नहीं कर रहा होगा, वो किसी न किसी व्यक्ति से ही बात कर रहा होगा। यानी डॉक्टर किसी रोगी को चेतावनी दे रहा है, मतलब उससे बात कर रहा है। और यदि उससे बात कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि रोगी डॉक्टर की सलाह मान सकता है। मानेगा ऐसी बात नहीं है, मान सकता है और धूम्रपान छोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा तर्क लगाओ। डॉक्टर रोगी को चेतावनी दे रहा है
अगर वो स्वस्थ जीवन जीना चाहता है तो फेफड़ों की बीमारी से मुक्त होना चाहता है तो उसे धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा। अब यदि वो स्वस्थ जीवन चाहता है, ऐसी बात है, तो ऑब्वियसली वो स्वस्थ जीवन चाहता है, इसीलिए तो डॉक्टर के पास गया है। ये बात भी समझने की है और ये कथन में बात आ रही है क्योंकि एक रोगी से डॉक्टर बात कर रहा है। रोगी डॉक्टर की सलाह मान सकता है, धूम्रपान छोड़ सकता है, ये हमें कथन से पता चल रहा है। इसका मतलब पहला भी सही और दूसरा भी सही। इस आधार पे हम ये कहेंगे, ये देखो नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको, 1 और 2 जो है वो दोनों अंतर्निहित हैं, यानी दोनों आंसर जो है वो सही होंगे, यानी दोनों अवधारणा सही होगी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर कहा गया है, नीचे दिए गए चित्र के दर्पण प्रतिबिंब जो है वो ज्ञात करो। बहुत बड़ा डायग्राम है, इसीलिए मैं इसको तर्क से बता देता हूँ। मिरर नीचे है, इसलिए यहाँ पर ध्यान दो, ये जो ये वाली आकृति है, ये वाली जो चीज है, ये दूसरी तरफ जो है वो इस तरीके से आपको पास में दिखेगी, यानी शेडेड एरिया पास में आएगा। सिस्टम भी बहुत दिक्कत देता है। और ये वाला हिस्सा जो है बाद में आएगा, फिर डंडी दिखाई देगी और गोला जो है वो सबसे आखिरी में आएगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये आकृति जहां दिखे आपको वही आंसर क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार से हम कहेंगे कि पहला नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो ये पूरा ब्लैंक है। दूसरा आंसर ही आ गया जैसा मैंने पहले बताया था। ये देखो काली पट्टी ऊपर आई क्योंकि काली पट्टी यहाँ पर नीचे है। उसके बाद में सबसे दूर आपको गोला दिखाई देगा और सफेद पट्टी आपको अलग से दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो क्या कहा है, नीचे दिए गए प्रश्न के स्थान पर कौन सा चित्र आएगा। बहुत सरल प्रश्न है इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। देखो ये ब्लैंक है तो ये क्या हो गया, डार्क हो गया, जबकि आकृति वही की वही रही। ये डार्क है तो क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, जबकि आकृति वही की वही रहनी चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में कहां पर दिखाई दे रही है। पहला बिल्कुल गलत, दूसरा बिल्कुल सही। क्या सही है, देखो यहाँ पर गोला चाहिए था, ब्लैंक तो चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में ये ध्यान देना कि गोला नहीं है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, गोला चाहिए। तो गोला देखते हैं अभी आया क्या, नहीं आया, और ये आ गया चौथे पे, तो ये चौथा इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग। फिर से समझ लो मैंने यहाँ पर क्या कहा है। इस प्रश्न को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ये देखो प्रश्न क्या कहा, ये देखो प्रश्न में कहा गया है, उपरोक्त समूह में समान आकृतियों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आकृति दिखाने के लिए मेरे को ये डायग्राम बड़ा रखना पड़ रहा है। आपको कहा गया है उपरोक्त समूह में समान आकृतियों को दर्शाने वाले विकल्प को चुनिए। अब मैं ऑप्शन एक बार बता देता हूँ। ये देखो नीचे ऑप्शंस देख रहे होगे, ये 3, फिर ये 3 और फिर ये 3। ऑप्शन भी आपको बता दिए, डायग्राम भी आपको बता दिया। एक बार कोशिश ये करना, अपनी तरफ से थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कोशिश खुद से करने की कोशिश करो और फिर जो है वो आप मेरे एक्सप्लेनेशन को देखना कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आई थिंक सो कि इतने में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं जो बता रहा हूं वो समझ लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं और समान आकृति के अनुसार। अब यहाँ पर देखो, आप पहले डायग्राम में देखोगे तो आपको यहाँ पर 2 विपरीत आकृति दिखेगी, 2 विपरीत आकृति दिखेगी और यहाँ पर एक समान आकृति दिखेगी। सबसे पहले सबसे सरल आकृति से शुरू करो और वो ये रही आकृति, समान आकृति। तो यहाँ पर समान आकृति किस नंबर पे है, यहाँ पे 3। फिर दूसरे कॉलम में जाओ, आपको कोई समान आकृति दिखाई दे रही है क्या, दिखाई दे रही है, ये दिख गया आपको 6। फिर आपको इन तीनों में कहीं पर समान आकृति दिखाई दे रही है क्या, तीसरे कॉलम में दिखाई दे रही है 7। यानी कि 3, 6 और 7 का जोड़ा बनेगा। 3, 6 और 7 का जोड़ा, आपको सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 3, 6 और 7 के जोड़े को पकड़ लो। वो कहां दिख रहा है, किस ऑप्शन में देख लो। पहले ऑप्शन में 3, 3, 6, 7, 3, 6, 7, 3, 6, 7 दिखा क्या, ये दिखा 3, 6, 7, 3, 6, 7 एक साथ दिखा। देखो 3, 6 और 7 एक साथ दिख गया आपको। अब दूसरी जगह ट्राई कर लो, कहीं पर दिख रहा है क्या 3, 6, 7, 3, 6, 7, 3, 6, 7, 3, 6, 7, 3, 6, 7, 3, 6, 7, 3, 6, 7, 3, 6, 7, 3, 6, 7 नहीं दिखा। इससे ही पकड़ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा। और आप बाकी भी आकृतियां चेक कर सकते हो। देखो 1, 8 और 5, ये देखो 1 है, फिर क्या इसके साथ में बोल रहा हूं 8,
और 5, इसीलिए उसने ऑप्शन घुमा के दिए हैं, आपको एक जगह स्थिर नहीं रख रहा है वो, आप अपनी सुविधा देखो। अब देखोगे तो ये ट्रायंगल के अंदर गोला आया, पांचवे में क्या हुआ है कि यहाँ पर आपको चौकोर आकृति और गोले में वो ना भुजाओं के बीच में दिख रही है, और अगली आकृति आठवीं क्या दिख रही है आपको, गोले के अंदर गोला। इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 4, 2 और 9, ये रहा 2, सर्कल के साथ ट्रायंगल आया है, फिर 4, स्क्वायर के साथ सर्कल आया है, फिर देखोगे 9, तो यहाँ पर रेक्टेंगल के साथ आया है स्क्वायर, यानी कि दो विपरीत आकृतियां ली है इसने। तो तीसरा जो था 3, 6 और 7, जैसे मैंने बताया, ये सबसे सरल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको ताकि और अच्छा दिखाई दे जाए। यस, ये देखो, कथन और निष्कर्ष। कुछ बैग वॉलेट हैं, तो मैंने ये बनाया बैग, और कुछ है इसीलिए ये वॉलेट बना दिया। कुछ बैग क्या है, वॉलेट हैं, और कुछ वॉलेट ट्रॉली हैं, तो ये बना दिया मैंने ट्रॉली। अब ये बन गया हमारा डायग्राम, कुछ बैग वॉलेट है और कुछ वॉलेट ट्रॉली है। निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ बैग ट्रॉली है, ये देखो, क्या कुछ बैग आपको ट्रॉली दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों का तो कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये गलत हो गया। दूसरा, सभी वॉलेट ट्रॉली हैं, क्या सभी वॉलेट आपको ट्रॉली दिखाई दे रहे हैं, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा तीसरा ऑप्शन, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल क्वेश्चन एक और आ गया है, क्वेश्चन नंबर 80 तक हम आ गए हैं। क्विज को 73 कहते हैं, जोक को 39 कहते हैं। तो अब देखते हैं QUIZ को 73 कैसे कह रहे हैं। जब भी नंबर्स की बात आती है, नंबरों को जोड़ के देखो। यहां पर ध्यान दे देना, मैंने जो आपको बता रहा हूं, है ना, ये जो नंबर आ जाएगा, ध्यान देना, 17 होता है Q का नंबर, U जो हो जाएगा, U हो जाएगा 21 पे, I होगा 9 नंबर पे होता है, और Z जो है 26 नंबर पे होता है। इस प्रकार से आप इसको जोड़ोगे तो 6, है ना, इसको मैं सीधे जोड़ देता हूँ, 21 और 9 30, और फिर 30 और 26 हो गया 56, और 56 में 17 जोड़ा तो ये आ गया 73, तो ये आ गया 73। इसी प्रकार से जोक 39 हो जाएगा, तो FUJI क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दो, F जो होता है जो 6वें नंबर पे होता है, U जो होता है जैसे मैंने बताया 21 नंबर पे, J जो होता है वो 10 नंबर पे, और I है 9 नंबर पे। इनको जोड़ोगे तो 21 और 9 30, 30 और 10 40, 40 और 6 46, चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया, उपरोक्त रिक्त स्थान पर लुप्त चित्र नीचे दिए गए विकल्प में खोजे। विकल्प पे जाने की जरूरत नहीं है, तर्क लगाते हैं हम अपना। इस तरीके से ये गोला बना हुआ है, यहाँ पर ये लाइनें खींची गई हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर बिंदी और दूसरी चीजें कैसे आएंगी। तो ये जो एरो है यहाँ गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये इस तरफ गया, ये घड़ी की दिशा में जा रहा है, मतलब अगली आकृति में ये कहां पर आएगा, इस तरीके से नीचे आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है। दूसरी बात ये देखोगे तो ये जो गोला है ये बिंदी बन गया इधर से क्लॉकवाइज आने पे, फिर ये क्लॉकवाइज जाने पे इस तरफ फिर गोला बन गया, फिर गोले से क्लॉकवाइज जाने पे इस जगह पर ये बिंदी बनेगा। बस आपको ये देखना है कि ये डायग्राम कहाँ आ रहा है। तो ये देखो, पहले पे दिख रहा, क्या नहीं दिखाई दिया, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नहीं, चौथे पे दिख गया। चौथे पे आपको सही आकृति दिखाई दे रही होगी, उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। छोटा नहीं किया मैंने क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन को मैं छोटा करूंगा क्योंकि आपको दिखाई दे सके, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दे करके बताइएगा, दीजिएगा कमेंट करके। हमेशा मैं आपको एक क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं, और अगली बार
मैं इस क्वेश्चन को जो है आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो की जब मैं शुरुआत करूंगा। कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही दर्शाता है? पानी, पर्वत और बांध। ए बी सी डी में से आंसर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और शेयर करिए इस वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम रखते हैं 500। 500 लाइक तक पहुंचाइए इस वीडियो को ताकि मैं और अच्छी अच्छी चीजें आपको अवेलेबल करवा सकूं। कमेंट जरूर करिए, चाहे जो भी आप समझते हैं, जो भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही तो अच्छी, आपको लग रहा है कि तेजी से समझा रहा हूं तो फिर आप मुझे कमेंट करिए कि थोड़ा धीमे समझाइए कुछ चीजों को। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑनलाइन और ज्यादा चीजें सीखनी है तो भी कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।